तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर आज का। और पहला जो चैप्टर है हमारा वो है पॉलिनोमियल, जो कि हमने लिया है यहाँ पर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं होगी यहाँ पर। इसकी हर एक चीज़, हर एक टर्मिनोलॉजी, जैसे वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, डिग्री, जीरोज, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है पहला टॉपिक, पॉलिनोमियल। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं जहां पर वेरिएबल पर पावर हमेशा होल नंबर में होती है। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शंस में हुई तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए रूट एक्स मैंने ले लिया, मान लिया। अब ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर x की पावर में 1/2, यानी रूट को 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पर 1/2 क्या है? 1/2 है फ्रैक्शन। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। तो इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया x प्लस 1/x। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? x 1/x को कैसे लिख सकते हैं हम? x की पावर -1। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, क्या है ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव इंटीजर है। तो हमेशा जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में ही होनी चाहिए, ना तो निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, ये तीनों ही क्या है? इसको अगर मैं ऊपर लिखूं तो इसकी भी पावर माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या है? तीनों ही पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पॉलिनोमियल क्या है? तो फिर जैसे मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, x2x² प्लस 3x प्लस 1। मैंने यहाँ पर सिंपल ये लिखा, ये डेनोमिनेटर में नहीं है यहाँ पर। तो ये पॉलिनोमियल है हमारा, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो होल नंबर में है। ठीक है, तो पावर क्या होनी चाहिए? पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने यहाँ पे दो। बताइए, अगर ये पॉलिनोमियल है तो फिर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। अगर मैं 4 से ज्यादा, 4 पुट करके देखता हूँ पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पर 4 अगर मैंने पुट किया, तो चलो ये तो 0 बन गया, तो 0 तो चल सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 निगेटिव इंटीजर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 4, तो ये निगेटिव वैल्यू, निगेटिव पावर आ जाएगी। तो निगेटिव पावर आ जाएगी तो इट मीन्स ये जो है n की वैल्यू यहाँ पर 4 नहीं हो सकती। अगर मैं 4 से ज्यादा ले लेता हूँ, अगर मैं 4 से ज्यादा ले लेता हूँ, लेट्स से मैं 5 ले लेता हूँ, तो 5, ये तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 5 माइनस 4। लेकिन यहाँ पर जो है 3 माइनस 5, ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से ज्यादा चल ही नहीं सकता, और ना ही 4 चल सकता यहाँ पर, क्योंकि 4 पे भी क्या है? निगेटिव वैल्यू आ गई थी। अब मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ मैं, लेट्स से। तो 3 में यहाँ पर लेता हूँ, तो 3 माइनस 4, ये निगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, निगेटिव पावर आ गई। और 3 माइनस 3, चलो 0 तो चल जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा, तो 3 भी नहीं चला। 2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2 लेकर देखता हूँ, तो 2 माइनस 4, तो ये शुरू में ही निगेटिव आ गई। यानी 3 से अगर हम 3 या 3 से भी कम ले तो वो निगेटिव आएगी, और 4 से ज्यादा ले तो भी निगेटिव आएगी। तो इट मीन्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई वैल्यू, ताकि ये पॉलिनोमियल हो जाए। तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो नॉट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल मैंने बस यहाँ पर जो है 4 माइनस एन कर दिया, बस इसको पलट दिया, मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर। अब n की वैल्यू मैं लेता हूँ कोई 4 से ज्यादा लेता हूँ। ठीक है ना, 4 से ज्यादा लेता हूँ तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा। 4 माइनस 5 जैसे लेता हूँ मैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, निगेटिव नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं 4 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ठीक है, n की वैल्यू मैंने 4 ले ली, और यहाँ भी मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 0, ये पॉजिटिव, तो 4 चल जाएगा, 4 चल जाएगा। तो 4 इज द आंसर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 4 है। अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल किन्हें बोलते हैं, किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोलते हैं।
अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, यहाँ पर वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट, टर्म्स, डिग्री और ज़ीरोज़ एंड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ यहाँ पर। मैंने पॉलिनोमियल लिख ली यहाँ पर। 5x की पावर 6 और मैंने यहाँ पर 3x स्क्वायर और 7x प्लस 1 मैंने ये लेट्स से मैंने लिख ली है, मान ली। ठीक है? अब यहाँ पर वेरिएबल किन्हें बोलते हैं? तो ये जो x वैल्यूज़ हैं, ठीक है? ये अननोन है, ये अननोन वैल्यूज़ हैं और इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। x, y, z ये जो लिखते हैं हम, ये वेरिएबल्स हैं। और ये क्या है? ये कोएफिशिएंट्स हैं। ये क्या है? ये कोएफिशिएंट्स हैं। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं, वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है? तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 का है ये 5, ठीक है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है 3, ठीक है? तो यहाँ पर इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। अच्छा यहाँ पर साथ में साइन भी कंसीडर करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जो माइनस ले लेता हूँ, तो बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो ये -7 होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर और 1 जो है ये क्या है? ये है कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, कांस्टेंट क्या है। अच्छा टर्म्स किसे बोलते हैं? तो ये जो काउंटिंग में जैसे बैठेगी ना यहाँ 1, 2, 3, 4 ठीक है ना? ये 4 टर्म्स हुई यहाँ पर। इसको जो प्लस माइनस अलग करता है, टर्म्स को प्लस और माइनस अलग करता है, कभी भी मल्टीप्लाई अलग नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये एक टर्म गिनी जाएगी। अगर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये एक टर्म गिनी जाएगी, ठीक है? और ये 1 टर्म हो जाएगी और ये 2 और ये 3, ठीक है? कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड जो है वो टर्म को अलग नहीं करते बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पर 5x की पावर 6 और ये यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये 2 टर्म नहीं हुई, ये टर्म एक है, ये एक ही टर्म है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है टर्म्स को अलग-अलग नहीं करते, प्लस और माइनस टर्म्स को अलग-अलग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि टर्म्स किसे बोलते हैं। अब डिग्री किसे बोलते हैं? ठीक है? तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 6 है, ठीक है? तो ये डिग्री होगी इसकी, पॉलिनोमियल की डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? डिग्री इसकी 6 होगी, ठीक है? अब ज़ीरोज़ क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, तो उसको भी हम समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे टर्म्स, ठीक है? अब टर्म्स किसे बोलते हैं, तो वो हमने देख लिया। जो प्लस माइनस जिसको अलग-अलग करते हैं, तो वो टर्म्स गिने जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब टर्म्स के आधार पे हम यहाँ पे पॉलिनोमियल को कैटेगराइज़ कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है, वो है मोनोमियल। मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल में है वो एक टर्म है, ठीक है? मैं x मैंने लिख लिया तो ये एक टर्म है, अगर मैंने 2 लिख लिया तो ये भी एक टर्म है, ठीक है? तो मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। क्या होता है? सिंगल टर्म। मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंगल टर्म ओनली, ठीक है? बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ इसका। जैसे मैंने लिख लिया 2x + 3 तो ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पर और ये बाइनोमियल है। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है? तो इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? इसमें होती है 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म्स। एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया 2x² + 3x + 1 यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे कितनी टर्म्स थी? यहाँ पे 2 टर्म्स थी। तो ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ठीक है? अब ये सब एग्ज़ाम्पल हैं, ये सब टाइप्स हैं किसके? पॉलिनोमियल के। अब आगे चलते हैं हम डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? वो हमने देख लिया, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल में देखा था कि ये 3x² + 4x + 1 तो बताइए यहाँ किसकी कितनी डिग्री थी इसकी? इसकी डिग्री थी 6, ठीक है? जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होती है। एक और मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे x² y की पावर 3, ठीक है? 5x
4 यहाँ पे मैंने ले लिया, और यहाँ 7 x की पावर 2 ले लेता हूँ, और y पावर 6 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बताइए जरा, यहाँ पे तो यहाँ पे बताइए ज़रा, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री जो हाईएस्ट यहाँ पर, अगर मल्टी वेरिएबल्स आते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स आते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, और वो मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनकी पावर जो है ऐड करके हम बताते हैं कि कितनी डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो है कितनी पावर होगी? 5 पावर होगी। यहाँ पे जो 5 पावर होगी, क्योंकि इस पे पावर 1 होगी, और यहाँ पर जो पावर होगी वो 6 होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री 6 है, ठीक है? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि किस तरह से डिग्री हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से हम डिग्री निकालते हैं। अब यहाँ डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर कहलाती है? तो जहां पर डिग्री 1 होती है, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है। इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे 2x प्लस 3। तो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल हुई। क्या हुई है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जुड़ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, x का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर x का कोफिशिएंट जीरो हो गया तो फिर वहां पर x बचेगा ही नहीं, और उसकी डिग्री 1 ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर x है तो इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, ठीक है। क्योंकि डिग्री जो देखते हैं हम वेरिएबल की पावर ही देखते हैं। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। कम से कम इसमें मैक्सिमम जो टर्म होती है, मैक्सिमम जो टर्म हो सकती है लीनियर पॉलिनोमियल में, वो 2 टर्म्स हो सकती हैं। कितनी टर्म्स हो सकती हैं? 2 टर्म्स हो सकती हैं। 3 टर्म्स नहीं हो सकती, ठीक है। 4 टर्म्स नहीं हो सकती, क्योंकि 3 टर्म्स अगर होगी, जैसे मान लीजिए मैं कह लेता हूँ एक्स स्क्वायर 2, ठीक है ना, 3x प्लस 1। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई? यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई, लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर आ गई, हाईएस्ट पावर आ गई, वो 2 आ गई, ठीक है। x की पावर कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट? वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट आने में कोई प्रॉब्लम हमको है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम टर्म हो सकती है लीनियर पॉलिनोमियल में, वो 2 टर्म्स हो सकती हैं। सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो कैटेगरी है हमारी पॉलिनोमियल की, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो डिग्री होती है वो डिग्री हो सकती, यहाँ पे जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो 2 होती है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है? मैक्सिमम टर्म यहाँ पर हो सकती है 3, ठीक है। तो तीसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरी कैटेगरी डिग्री के अकॉर्डिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो डिग्री होती है वो होती है डिग्री 3, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 3x³ 4x² 3x प्लस 1। इसका मैंने एग्जाम्पल ये रेंडमली लिख लिया। और यहाँ पे जो मैक्सिमम टर्म हो सकती है, तो देखिए x की पावर 3 वाली टर्म तो आएगी, x की पावर 2 वाली टर्म भी आ सकती है, x की पावर 1 वाली टर्म भी आ सकती है, और कांस्टेंट वैल्यू ये जो है ये भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टर्म होगी वो होंगी 4, ठीक है। वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 4। तो अब मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मान लीजिए एक n डिग्री की पॉलिनोमियल है, n डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो बताइए इसकी, इनमें मैक्सिमम टर्म जो होगी वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम टर्म्स। देखिए हमने क्या देखा था, हमने जहां पर 1 डिग्री थी यानी लीनियर पॉलिनोमियल थी, तो वहां मैक्सिमम टर्म 2 थी। जहां पे 2 डिग्री थी यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, वहां पर टर्म 3 थी मैक्सिमम टर्म, ठीक है। कहीं पर अगर मान लीजिए 3 डिग्री थी,
तो वहाँ पर जो मैक्सिमम टर्म्स थी वो थी 4, ठीक है। अब यहाँ पर n डिग्री पॉलिनोमियल है, तो वहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स होंगी, उसमें एक ऐड कर दो, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो n+1 जो है वो टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी, ठीक है। तो ये था पूरा डिग्री पर कॉन्सेप्ट हमारा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का क्या यूज है पॉलिनोमियल में, क्यों ये आते हैं वेरिएबल्स, क्या मतलब होता है इनका। तो अब हम इनको जो है पहले तो वैसे समझेंगे एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से, देन उसके बाद हम ज्योमेट्रिकली इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक है बॉक्स, ठीक है, और बॉक्स में कुछ मैंगोज है। बॉक्स में क्या है, कुछ मैंगोज है। अब यहाँ पे दो पर्सन है, एक पर्सन इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, और एक पर्सन इसका नाम रख देता हूँ मैं बी। अब बी ने डिसाइड ये किया है कि जितने मैंगोज ए खाएगा उससे मैं डबल से 3 ज्यादा खाऊंगा। यानी अगर पर्सन ए 2 मैंगोज खाता है तो बी कितने मैंगोज खाएगा, उसके डबल से, उसके डबल से 3 ज्यादा खाएगा, ठीक है। यानी 2 टू द 4 7 खाएगा, ठीक है, 7 मैंगोज खाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर वो 3 मैंगोज खाएगा, तो बताइए बी कितने मैंगोज खाएगा। तो 2 3 6, ये 9 मैंगोज खाएगा। तो क्या इसका हम कोई मैथमेटिकल में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसका। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए पर्सन जो है वो एक्स मैंगोज खाता है, और बी पर्सन जो है वो वाई मैंगोज खाता है। तो जो बी मैंगोज खा रहा था वो ए के डबल के 3 ज्यादा था, इसलिए वाई कितना होगा, वाई होगा एक्स का डबल से 3 ज्यादा। तो ये है रिलेशन, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल से बना लिया। अब यहाँ पर क्या, अब ये इक्वेशन जो है हमारी और ज्यादा काम आ सकती है क्या इसमें। हाँ बिल्कुल आ सकती है। यहाँ पर मान लीजिए ए पर्सन जो है, ए पर्सन, ठीक है, वो 100 मैंगोज खाता है। ए पर्सन कितने मैंगोज खाता है, 100 मैंगोज खाता है। तो बताइए बी कितने मैंगोज खाएगा। तो हम यहाँ इससे निकाल लेते हैं हम, ये वाई क्या शो करता है, ये बी के मैंगोज शो करता है, नंबर ऑफ मैंगोज जो बी खाता है, और ये जो ए खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 100 रख देंगे, ठीक है। तो अगर ए 100 मैंगोज खाएगा, तो बी यानी उससे 3 ज्यादा, डबल से 3 ज्यादा, यानी 200 से 3 ज्यादा, यानी 203 मैंगोज खाएगा, 203 मैंगोज खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से वेरिएबल जो है काम आता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल अननोन वैल्यूज होती है, ठीक है, जो कि इक्वेशंस के अंदर रखी होती हैं, और जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर बताइए कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है या एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पहले डिसाइड ये होगा कि ए कितने मैंगोज खाएगा, ठीक है, फिर बाद में डिसाइड होगा उसके देख करके कि बी कितना मैंगोज खाएगा। तो इसलिए वाई क्या है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्स क्या है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये इक्वेशन जो है ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है। क्या है ये, टू वेरिएबल की इक्वेशन है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल, ठीक है। अब वन वेरिएबल वाली कैसी इक्वेशन होती है, तो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है, मान लीजिए मैं ये डिसाइड कर दूं कि बी ने जो खाए, बी ने जो खाए वो 17 मैंगोज खाए, तो बताइए ए कितने खाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इक्वेशन में रख देता हूं इसको, 2x+3, यहां पर मैंने 17 रख दिया। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल बचा वो एक बचा ओनली, तो इसलिए ये वन वेरिएबल होगा। क्या होगा ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये था पूरा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो हमने रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्ट किया। अब इसका हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल भी रिलेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने इक्वेशन देखी यहाँ पर y=2x+3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मुझको इसका रिलेशन देखना है x और y के बीच में ज्योमेट्रिकली, तो मैं x की वैल्यूज रेंडमली कुछ भी पुट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 0 से, ठीक है। x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो y देखिए कितना आता है, y 3 आता है। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो सोल्व करके देख लीजिए, 2 1 2, ठीक है। तो y आता है
5, y कितना आया 5। x अगर 2 पुट किया तो y आ जाएगा 2 टू द 4 और प्लस 3 यानी 7 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बनाएंगे हम x का और y का यहाँ पर ग्राफ, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x 0 है तो y कितना है, y सबसे पहले मैं यहाँ पे मार्क कर दूं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x 0 लेता हूं तो y कितना आता है, तो y है हमारा 3। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। x 1 है तो y कितना है, y है 5। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। x 2 है तो y कितना है, y है हमारा 7, ठीक है। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पर इन तीनों पॉइंट को। तो ये बना ग्राफ हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने की है। अब यहाँ पर एक चीज देखने अब यहाँ पर एक बात देखने की है। देखिए अगर x बढ़ रहा है, ठीक है, x बढ़ रहा है तो y भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। x अगर बढ़ रहा है तो y भी उसके साथ साथ क्या है, इंक्रीज हो रहा है और लीनियरली इंक्रीजिंग है। इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ये लीनियर होता है। और यहाँ पर y की जो डिपेंडेंसी है x पर, वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज करेगा, अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया इन वेरिएबल्स का मतलब क्या है। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। यहाँ पर एक और इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए 2 नंबर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 नंबर्स हैं और उनका प्रोडक्ट 8 है। उनका प्रोडक्ट 8 है। अब हमको नहीं मालूम कि नंबर कौन कौन से हैं। तो 2 नंबर से तो हमको क्या लेट करना पड़ेगा, तो हमको लेट करना पड़ेगा कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर है y, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 8, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और y की निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो y मेरा आ जाएगा, मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा मेरा 8, ठीक है। x मैं 2 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा, x की जगह मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा मेरा 8/2 यानी 4, ठीक है। x अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ, यानी 3 नहीं लेता हूं मैं, x में अगर 4 पुट कर देता हूं तो y कितना आ जाएगा, तो y आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसका मैं ग्राफ बना देता हूं। x 1 है तो y कितना है, x 1 है तो y है, x 1 है तो y कितना है, y है 8। x 1 है तो y कितना है 8, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर हुआ। x 2 है तो y कितना है, y है 4। तो दूसरा पॉइंट हुआ यहां पर। x 4 है तो y कितना है, y है 2। तो मुझको यहाँ जो ग्राफ मिल रहा है, अगर मैं इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ तो देखिए किस तरह का ग्राफ हमको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x अगर बढ़ रहा है, x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। x यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो y यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और हमको वैल्यू से भी कुछ ऐसे ही पता चलता है। यहाँ पर देखिए x इंक्रीज हो रहा है, x 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4, लेकिन y क्या है, y यहाँ पर पहले 8 था, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 2, यानी y कम हो रहा है, x के साथ y कम हो रहा है। और यहाँ ये जो बात है एक्स वाई के ग्राफ पे भी शो हो रही है। तो ये जो रिलेशन है एक्स और वाई का, ये एक इनवर्स रिलेशन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 8 है तो वाई होगा 8/x।
अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है, और y की x की वैल्यू अगर मैं घटाता हूँ y की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये जो रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और इसका एग्जाम्पल देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल से, दूसरी इक्वेशन से और हम इस बात को समझते हैं। यहाँ पर हमारी इक्वेशन लेट्स से मैं मान लेता हूँ 2x²। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू चुनता हूँ यहाँ पर अपनी रैंडमली, और फिर y की वैल्यू निकालता हूँ। तो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू मेरी 0 ही आएगी। x अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y आ जाएगा 2। अगर x 2 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा 8। तो देखिए x के साथ साथ y कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाऊं तो x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 2 है, x 2 है तो y x 2 है तो y 8 है, ठीक है। x 2 है तो y 8 है। अब मैं इन तीनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करता हूं तो देखिए किस तरह का ग्राफ मुझको मिलता है। x इंक्रीज हो रहा है तो y कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे सामने है, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह का जो है x और y यानी वेरिएबल्स का जो है यूज होता है पॉलिनोमियल में, क्या मीनिंग होता है इनका रियल लाइफ में, किस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को या किसी भी मैथमेटिकल उसको एक्सप्रेस करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में यहाँ पर। और हमने किस तरह का ये देखा कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। तो ये था वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर एक मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x - 6, ठीक है, मैंने ये लिख ली। अब यहाँ पर x 0 पुट करता हूँ मैं, और y की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये -6 है। x 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आई, ये आई 2 1 जा 2 -6, तो ये आ जाएगी 2 1 जा 2 और -6 ये आ जाएगा -4, ठीक है। x 2 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाता है, -2 आ जाएगा y। x 3 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 0। 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। x अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो y आ जाता है 4 2 जा 8, 8 -6 कितना होता है, +2। तो अब यहाँ पर मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। तो मेरा ग्राफ क्या होगा, x 0 है तो y कितना है, y है -6। x 1 है तो y कितना है, x 1 यानी 2 का हाफ होगा यहाँ पर होगा। तो x 1 है तो y कितना है, y है -4। x अगर 2 है तो y कितना है, y है -2। x अगर 3 है तो y कितना है, x 3 है यानी 2 और 4 के बीच में होगा x, और y होगा 0। x अगर 4 है तो y कितना है, y है 2। तो ये इसका ग्राफ यहाँ से मिल जाएगा हमको। अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो ये हमको ग्राफ मिल गया इसका। तो आप जरा अब यहाँ पर कोफिशिएंट को गौर से देखिए। इससे पहले मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर गौर से देखिए, देखिए यहाँ पर ये -6 है, और ग्राफ को देखिए, ग्राफ वाई एक्सिस पर जो है 6 पे कट करके जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं एक और इक्वेशन यहाँ पर ले लेता हूँ, अभी आप अच्छे से और समझ जाएंगे। अगर मैं इसको ले लेता हूँ y = 2x - 8। अब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ तो y x 0 पुट करता हूँ तो y आ जाएगा मेरा -8। x अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा मेरा -6। x 2 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा -4। x 3 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा -2। x 4 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा 0। x 5 पुट कर देता हूँ तो y आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए भी मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो ये जो ग्राफ था ये हमारा y = 2x - 6 का है, ठीक है। अब एक और ग्राफ बना रहा हूँ जो कि इसका है। x 0 है तो y कितना है, y है 1।
एक्स 0 है तो y कितना है, y है -8, एक्स 0 तो y -8, एक्स 1 है तो y कितना है, एक्स 1 यानी 0 और 2 के बीच में होगा, तो y है -6 यानी यहाँ पर, एक्स 2 है तो y कितना है, y है -4 यहाँ पर, ठीक है। एक्स 3 है तो y कितना है, देखिए 2 के और 4 के बीच में है 3, तो y कितना है, -2, एक्स अगर 4 है तो y कितना है, y है 0, एक्स 5 है तो y कितना है, y है 2, ठीक है। तो अब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए। तो ये बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किसका है, वो है y इक्वल 2x-6 का, और ये जो नीचे वाला ग्राफ है ब्लू वाला, ये है y इक्वल 2x-8 का। अब जरा गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में फर्क कितने का है, इन दोनों में फर्क है 2 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का, 2 पॉइंट्स का फर्क है, ठीक है ना। यानी ये वाला जो ग्राफ है इससे 2 पॉइंट्स कम है, क्योंकि ये -6 है तो ये -8 है, और -8 -6 से छोटा होता है, ठीक है। ये अगर आपको पता हो तो यहाँ पर, तो अब ये देखिए ग्राफ जरा देखिए, तो ये 2 पॉइंट्स नीचे आ जाता है, इसका ग्राफ हर पॉइंट पे 2 पॉइंट्स नीचे आ जाता है, हर पॉइंट से 2 पॉइंट नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। और वाई एक्सिस पर कहाँ कट किया इसने, इसने वाई एक्सिस पर -8 पर कट किया, वाई एक्सिस पर -8 पे कट किया, और वो वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से ये रफ कर देता हूँ। तो मैं दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पर, y इक्वल 3x-6। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इसको चेंज किया था, अब हमने इस नंबर को चेंज कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, लेकिन यहाँ पर हमने 3 ले लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने 6 लिया जो कि यहाँ पर था, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या चेंजेस आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर x0 ले लेता हूँ और y मेरा आ जाता है -6। अगर मैं x1 ले लेता हूँ तो y आ जाता है 3 1 3, ये -3 आ जाएगा। x में 2 ले लेता हूँ तो y आ जाएगा 0, ठीक है। x में 3 ले लेता हूँ तो y आ जाएगा 3 3 9, और 3 3 9, और 6 जाता है उसमें से, तो 3 आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पर। x 0 है तो y कितना है, y है -6, ठीक है। x1 है तो x1 कहाँ, 0 के और 2 के बीच में होगा, y कितना है, y -3, ये इसके बीच में होगा, यहाँ होगा, x1 है और y -3, तो पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। x2 है तो y कितना है, y है 0, ये पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। x3 है, 3 कहाँ होगा, 2 के और 4 के बीच में होगा, और एक y कहाँ है, y है हमारा यहाँ पर। तो अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इन सभी पॉइंट्स को, तो देखिए किस तरह का ग्राफ यहाँ पे मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में क्या चेंजेस आए, यहाँ पर मैंने x का कोफिशिएंट चेंज किया, तो यहाँ से इसका स्लोप चेंज हो गया। इन दोनों का स्लोप सेम है, इन दोनों का स्लोप सेम है, क्योंकि इसके पास भी x का कोफिशिएंट 2 है और इसके पास भी x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए इन दोनों का स्लोप क्या है, इन दोनों का स्लोप सेम है, इन दोनों का ढाल जो है वो सेम है। लेकिन इसका ढाल थोड़ा ज्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 रखा इस बार मैंने, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है इन दोनों की सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब होता है कि y एक्सिस पर ये जो ग्राफ है कहाँ कट कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों सेम पॉइंट पर y एक्सिस पर कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी मैं जनरल इक्वेशन अगर मैं लिख दूं आपके सामने, तो आप समझ जाएंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन में ये बोल दूं कि y इक्वल ए एक्स प्लस बी, तो बी जो शो करता है वो शो करता है कि वाई पर कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है ग्राफ, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसका मीनिंग होता है कि ग्राफ कहाँ पर वाई एक्सिस पर कट करेगा, यानी वाई को वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को, ये बताता है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये बताता है स्लोप, ये बताता है ग्राफ का स्लोप, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किन कोफिशिएंट्स का मीनिंग, इन कांस्टेंट टर्म का मीनिंग
क्या मतलब होता है ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिख दूं तो आप बता देंगे किसका स्लोप ज्यादा है और किसका स्लोप कम है। मैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले रहा हूँ, जैसे y इक्वल मैं ले लेता हूँ 5x+3, एक ले लेता हूँ मैं 5x+4। तो अब इन दोनों का स्लोप क्या है, इन दोनों का स्लोप सेम है, इन दोनों का स्लोप सेम है। कितना है स्लोप, 5 है, स्लोप 5 है। लेकिन y पर ये अलग अलग पॉइंट पर कट करेंगे, y पर ये अलग अलग पॉइंट पर कट करेंगे। ये +4 पर कट करेगा और ये +3 पर कट करेगा y एक्सिस में। तो ये मीनिंग होता है इन वैल्यूज का, ठीक है। एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y इक्वल 6x+3। तो देखिए इन दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका स्लोप कम होगा, ठीक है। लेकिन हाँ y एक्सिस पर ये सेम पॉइंट पर कट करेंगे, यानी +3 से कट करके जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक ये बात। तो अब यहाँ कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनका मतलब क्या होता है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ मैं एक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन ले लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल एक्स स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y कितना आया, y आया 0। x की वैल्यू 1 पुट की तो y कितना आया 1। x की वैल्यू 2 पुट की तो y कितना आया, y 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट की तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 9। अगर मैं यहाँ पर माइनस में पुट करने लगता हूँ, माइनस x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर, तो वो भी +1 होगा। x का अगर x की वैल्यू -2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 होगा। x की वैल्यू अगर -3 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू जो आएगी वो +9 आएगी, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ बना लेता हूँ। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू +9। अब इसको मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूं, तो देखिए किस तरह का ग्राफ ये बनता है, ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ बना। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी जगह, पहले इसे रफ कर देता हूँ, y इक्वल x² + 2, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो कांस्टेंट जुड़ जाता है तो इसका मीनिंग होता है कि y एक्सिस पर ये कहाँ कट की, y एक्सिस पर ये कहाँ कट की। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बस 2 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 शिफ्ट कर लिया हमने हर पॉइंट से यहाँ से। तो जो ग्राफ मिलेगा, देखिए इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके मिलेगा, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके मिलेगा। इन पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस कर देता हूं तो ग्राफ नीचे की तरफ 2 शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं अलग पेन से ले लेता हूँ, अलग कलर से ले लेता हूँ, ठीक है ना। नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को जो कनेक्ट करके मिलेगा वो इसका ग्राफ मिलेगा, वो इसका ग्राफ मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग क्या होता है इस कांस्टेंट वैल्यू का, वो आप समझ ही गए होंगे। ये वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ y एक्सिस पर कट करता है। तो अगर मैं इसका साफ साफ ग्राफ बनाऊं तो किस तरह से बनेगा, तो देखिए यहाँ पर जरा, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले यहाँ।
ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक और इक्वेशन ले लूँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें 5 ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये बन गया 5 प्लस 5, तो ये 5 से होकर जाएगा पॉजिटिव, तो इस वाले से यानी इस वाले से 5 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो 5 यानी यहाँ से 5 शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा शिफ्ट ये, तो ये हर पॉइंट से 5 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ हर पॉइंट से 5 शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और इक्वेशन लेता हूँ, लेकिन इस बार जो मैं चेंजेस करूंगा वो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल ऐसी ही होगी, लेकिन थोड़ा फर्क ये होगा कि यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। और ये माइनस जो है ये स्क्वायर के अंदर नहीं है, ठीक है। कोई भी वैल्यू लेंगे हम तो वो पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, वो नेगेटिव ही आएगी। जैसे मैं एक्स जीरो ले लेता हूँ तो वाई जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो। अब इस पे तो खैर माइनस का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। एक्स में -1 पुट कर देता हूँ, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, और +1 -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1, और ये माइनस, तो ये हो गया कितना, -1 ही आ जाएगा, ये -1। एक्स अगर मैं -2 ले लेता हूँ तो ये कितना होगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। और ये फिर माइनस एक और है यहाँ पर, तो ये -4। एक्स अगर मैं -3 ले लेता हूँ तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +3, लेकिन एक और माइनस यहाँ पर है तो ये -9। एक्स 1 ले लेता हूँ तो वाई का कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1। एक्स ले लेता हूँ मैं अगर 2, तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -4। x अगर मैं ले लेता हूँ 3, तो y कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर +9, लेकिन माइनस है तो ये -9, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर साइन चेंज करने से। यहाँ पर साइन चेंज करने से क्या चेंजेस आए यहाँ पर, तो x 0 तो y 0, एक्स -1 तो वाई कितना है, -1, एक्स वाई -1 तो वाई -1, ये कहीं ग्राफ इस तरह से मिलेगा, तो वाई है, एक्स -2 है तो वाई है -4, एक्स -3 है तो वाई है -9, एक्स -3 है तो ये यहाँ से -3 होगा, तो ये -9 यहाँ पर होगा। एक्स 1 है तो वाई कितना होगा, -1, ठीक है। एक्स 2 है तो x2 है तो कितना, y कितना, -4, x3 है तो y कितना है, -9, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स को, तो देखिए ग्राफ किस तरह का हमको मिला। ये किधर, ये डाउनवर्ड साइड मिला, ये जो ओपन टू द डाउनवर्ड है, ठीक है, ये ओपन अपवर्ड है। सिर्फ किस चीज से चेंज आया, माइनस के साइन से चेंज आया। अब इसकी अगर हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं तो जनरल इक्वेशन हम ऐसे बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का अब मैं बता देता हूं यहाँ पर, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ग्राफ जो बनता है वो अपवर्ड बनता है, ओपन टू द अपवर्ड। लेकिन अगर निगेटिव आता है तो ये डाउनवर्ड बनता है, और इनको पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पैराबोला। कौन सा ग्राफ होता है, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। कौन सा, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कि वाई पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई पर कहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सी का मीनिंग ये होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये हमने समझ लिया इनके कोफिशिएंट का मीनिंग। तो ये जो येलो ग्राफ है, ये येलो ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर -2 का, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, y इक्वल -x स्क्वायर का। ये रेड वाला ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और ये ब्लू वाला जो ग्राफ है ये है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। ग्राफ से भी समझ लिया हमने यहाँ पर, तो आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशंस में। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, टर्म्स किसे बोलते हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है,
वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ हमने समझ लिया। अब करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है और कितने वेरिएबल है। तो पहले में देखिए यहाँ पर, पहले में ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो होल नंबर में है। यहाँ पर जो पावर है वो होल नंबर में है, और मैंने बताया कि पॉलिनोमियल होने के लिए पावर जो है वो होल नंबर में होनी पड़ेगी। तो यहाँ पर होल नंबर में पावर है, तो इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में है। कैसी है, वन वेरिएबल में है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट है वो कांस्टेंट वैल्यू पे है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चाहे फ्रैक्शन में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू पर है यहाँ पर। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल है उस पर हमेशा पावर होल नंबर होनी चाहिए, उस पर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन या निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है और ये वन वेरिएबल में है, पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। ठीक है ना, वन वेरिएबल में है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पावर है, क्योंकि यहाँ पर जो t पर जो पावर है वो 1/2 है, जो कि एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर निगेटिव इंटीजर बन जाएगी, निगेटिव माइनस, ये -1 हो गई, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर सभी पावर होल नंबर में है, और लेकिन ये थ्री वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है और ये थ्री वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ वन है, इट मीन्स तो इसकी जो कोफिशिएंट है वो +1, इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 होगा, यानी -1 होगा, और यहाँ जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो π/2 है। ठीक है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर हम 0 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बताना है, डिग्री बतानी है हर एक पॉलिनोमियल की, तो इसकी डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। ठीक है, यहाँ डिग्री 2 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर डिग्री 3, डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1। ठीक है, डिग्री 1 है। यहाँ ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं अगर खाली नंबर लिखा होता है। ठीक है, और इसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। क्यों, किसी भी वेरिएबल को अगर किसी भी वैल्यू पर हम 0 पावर चढ़ाए हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 तो हम लिख ही सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है 3 1 जा 3 करने से, तो 1 को हमने क्या बोल दिया, क्योंकि 1 जो है वैल्यू है x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री इसकी 0 है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ठीक है, मान लीजिए अगर 0 पॉलिनोमियल हुआ, 0 पॉलिनोमियल, अब 0 पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, तो 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं 0 को। यहाँ पर आप कोई भी कोफिशिएंट लगा लीजिए, यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल लगा लीजिए और उस पर कुछ भी पावर लिख लीजिए, वो हो जाना 0 ही है। ठीक है, कोई भी पावर लगा लीजिए तो वो हो जाना 0 ही है। तो इसकी कोई फिक्स वो नहीं है, कोई नॉट डिफाइन डिग्री है इसकी। ठीक है ना, इसकी डिग्री कैसी है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन। हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, थोड़ा मैं जगह यहाँ पर कर लेता हूँ। इसकी डिग्री हम लिख सकते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, नॉट डिफाइन, यानी 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्लासिफाई करना है इनको, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, शुरू में ही हमने देखा यहाँ पर ये क्यूबिक है क्योंकि डिग्री 3 है, यहाँ ये डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, यहाँ डिग्री 1 है। ठीक है ना, तो लीनियर है, लीनियर है। ठीक है, ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, ये लीनियर है, और ये क्यूबिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है यानी डिग्री जो है वो 3 है, तो ये क्यूबिक है। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज किसकी, क्लास 9th एनसीईआरटी की।
अब ये देखिए हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जीरोस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस किसे बोलते हैं और सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इससे इससे पहले मैं एक इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो मैंने इक्वेशन लिख ली, जैसे 2x - 6। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू एक एक करके मैं रैंडमली पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ 0, तो y आ जाएगा -6। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है -4। x की वैल्यू अगर 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है -2। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y आ जाएगी 3 2 जा 6 और ये 0। ठीक है, तो ये जहां पर जिस x की वैल्यू पर ये y 0 मिला, जिस x की वैल्यू पर y 0 मिला, इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। बाकी सेटिस्फाई तो अदर भी कर रहे हैं, ये भी पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं देखते हैं जरा। x 0 है तो y क्या -6 होगा? तो बिल्कुल, मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ y की जगह में -6 पुट कर देता हूँ और x की जगह में 0 पुट कर देता हूँ। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ बैलेंस कर जाएगा? तो बिल्कुल कर जाएगा। 2 0, ये 0 हो जाएगा, ये -6, तो बैलेंस कर गया। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर गया, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये पॉइंट, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या है? सॉल्यूशन है। सभी के सभी क्या है? सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है। लेकिन ये जो लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला है सॉल्यूशन, इसको जीरो बोलते हैं। ठीक है ना, इस x की वैल्यू को जीरो बोलते हैं। ये जो लास्ट वाला है जहां पर y 0 मिला, तो उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। बस ये डिफरेंस होता है सॉल्यूशन में और जीरो में। ठीक है, अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या है, ग्राफिकली मीनिंग देखता हूँ। तो x 0 है तो y कितना है? -6। x 1 है तो y कितना है? y है -4। x 2 है तो माइनस y कितना है? -2। x 3 है तो y कितना है? 0। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इसको कनेक्ट करके। तो देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये x की वैल्यू कितनी है? यहाँ 3 है। जहां पर y मुझको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इट मींस जहां पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ग्राफिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां पर ये ग्राफ y x एक्सिस पर कट कर रहा है, उसका मीनिंग होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो जीरो होता है। ठीक है, जितने भी पॉइंट पर x एक्सिस पर ग्राफ कट करेगा तो उसका मीनिंग होगा कि ये उस इक्वेशन का, उस ग्राफ का जीरो है। ठीक है, बाकी अदर पॉइंट ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सब सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक और, अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं दे रहा हूं आपको, ये बताना है कि क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैं दे रहा हूं कि x की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 4 और y मान लीजिए 10। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? ये पॉइंट वैसे ग्राफ पे कहाँ होगा? तो ग्राफ पे होगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10। तो ग्राफ पे ये पॉइंट यहाँ पर ये होगा इस पर। ठीक है, और लाइन जो जाएगी हमारी वो ऐसे जाएगी। तो ये तो बिल्कुल इस पे है ही नहीं, इस पे लाई ही नहीं कर रहा ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसका क्या कोऑर्डिनेट है? इसके कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी ये सब सॉल्यूशन है। इसकी वैल्यू क्या थी? इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -6। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है 1, -4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट है 2, -2। तो ये वाले सारे कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये वाला कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मींस ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि जो भी इक्वेशन को, जो भी ग्राफ पर लाई कर रहा हो और जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन वो वाला सॉल्यूशन जो एक्स एक्सिस पर पाया जाता है, जहां पर जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर ग्राफ कट करता है, उस वाले सॉल्यूशन को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी उस x की वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर?
तो ये डिफरेंस होता है 0 में। और अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, मैं एक पॉलिनोमियल लेट कर रहा हूँ यहाँ, px इक्वल 3x माइनस 6। इस तरह भी पॉलिनोमियल को y की जगह इस तरह से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पर चेक ये करना है कि x इक्वल 2 या x इक्वल 3, इसमें से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं जरा पुट करके। x की जगह मैंने 2 पुट किया, 3 2 ज़ा 6, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या 3 जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो 3 की जगह 3 रहेगा और x की जगह 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 में से 6 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या मतलब होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, उसको ज्योमेट्रिकली भी देख लिया हमने कि कहाँ पर अगर वो एक्स एक्सिस पर अगर कट करेगा तो वो उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो पॉइंट क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, और जहां पर वो ज्योमेट्रिकली भी उसको समझ लिया कि जहां पर वो एक्स एक्सिस पर कट करता है जिस पॉइंट पर, तो वो उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर वो एक पॉइंट पे कट करता है तो 1 जीरो होता है, और अगर 2 पॉइंट पे कट करता है तो 2 जीरो होते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, यानी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। बी की वैल्यू कितनी है, -6 है। ठीक है, यहाँ पर अब जरा अगर मैं इसको बी को, ठीक है, बी को अगर ऐसे डिवाइड करता हूँ, बी को ऐसे डिवाइड करता हूँ, माइनस बी को ऐसे डिवाइड करता हूँ, तो देखिए क्या आता है। इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो ऑफ पॉलिन, तो देखिए क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं माइनस तो एक एक्स्ट्रा लगाऊंगा, और बी की वैल्यू मैं लिखूंगा -6। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6/3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए किस तरह का रिलेशन है कोफिशिएंट के बीच में और जीरो के बीच में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल के लिए जीरो के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जीरो जो होता है, जो जीरो होता है पोलिनोमियल का, वो इक्वल होता है, अगर मैं जनरल इक्वेशन मानूं ax प्लस बी, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू और साथ में यहाँ नेगेटिव होता है कांस्टेंट, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, वो हमेशा 1 होंगे। अब ये कोफिशिएंट का और जीरो के बीच का जो रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम देखते हैं जरा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम देखते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हमने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। अब इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस क्या होंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक करके पुट करके देख लेता हूँ, चेक करके मैं फाइंड भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चेक करके देखता हूँ एक एक बार। तो x जीरो पर y कितना होगा, y हमारा -4 आ जाएगा। x -1 पर कितना आ जाएगा y, हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस ये +1 और ये +3, ये 0 आ जाएगा। -1 पर y कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, -2 पर y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -2 पर। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस ये 6 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह मैं एक और वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ x की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूँ, तो कितना आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करने पर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 3,
तो कितना आएगा x की वैल्यू 1 पुट करने पर, तो पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 3 1 जा 3 -4, और ये हो जाएगा कितना, -2, और ये -6 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ऐसे ही मैं x2 पुट करके देखता हूँ यहाँ, तो y कितना आ जाएगा, x2 पुट करके देखता हूँ। पहले मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने x2 पुट किया, 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, -6। x3 पर कितना आएगा, x3 पर 3 की वैल्यू पुट करूंगा मैं, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये -4 आ जाएगा। x4 पुट करूंगा मैं यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर और 3 इंटू 4, ये आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 3 4 जा 12, और ये 16, ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। ठीक है, एक और वैल्यू मैं लूंगा यहाँ, x इक्वल 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, y 5 स्क्वायर 3 5, ये हो जाएगा 25, 15, तो ये हो जाएगा 10, ये आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 6 आ गई। तो यहाँ जिस भी x की वैल्यू पर y 0 मिलता है, तो उसको हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये 0 है, और यहाँ पर एक ये 0 है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन है, बाकी सब सॉल्यूशन है। बस यहाँ पर दो जीरोस है, जिस भी x की वैल्यू पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राफ से देख लेते हैं। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि जीरो का मीनिंग क्या है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरो का मीनिंग क्या है। तो यहाँ x की जीरो वैल्यू पर y कितना मिला, -4 मिला। x की जीरो वैल्यू पर y कितना मिला, -4। ठीक है, x की -1 वैल्यू पर y मिला 0, x की -1 वैल्यू पर y मिला 0। ठीक है, x की -2 वैल्यू पर y मिला 6, x की -2 वैल्यू पर y मिला 6। ठीक है, x की 1 वैल्यू पर y मिला, x की 1 वैल्यू पर y मिला कितना, -6। x की 1 वैल्यू पर y मिला -6। x की 2 वैल्यू पर y मिला -6, ये भी -6 मिला यहाँ। ठीक है, x की 3 वैल्यू पर y मिला -4, x की 4 वैल्यू पर y मिला 0। ठीक है, x की 5 वैल्यू पर y मिला 6, x की 5 वैल्यू पर y मिला 6। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि x की किन वैल्यू पर ये ग्राफ इसको x एक्सिस को कट कर रहा है। ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x की किन वैल्यूज पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। x की -1 वैल्यू पर, y हमारा क्या आया था, 0 आया था, और ये यहाँ पर x एक्सिस पर कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ x4 पर भी y 0 आया था, तो ये भी इसका जीरो पॉलिनोमियल है। तो हम समझ गए कि जहां पर जिस भी पॉइंट पर x एक्सिस पर ग्राफ कट करेगा, तो वो उसका जीरो होगा एक तरह से। ठीक है ना, तो उतने उसके जीरो होंगे। तो अब हम समझ गए कि जहां पर भी x एक्सिस पर ग्राफ कट करेगा, तो वो उसके नंबर ऑफ जीरोस काउंट होंगे। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं 2। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर -3x-4। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जीरो का मीनिंग क्या है। और यहाँ पर जरा एक बार नोट कर लिए, यहाँ पर -4 देखिए, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बताती है कि y एक्सिस पर ग्राफ कहाँ कट करेगा। तो ये साफ पता चल रहा है कि y एक्सिस पर -4 पर ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले मैं दोबारा से इक्वेशन को लिख लेता हूँ, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। मैं इसको कंपेयर करता हूँ, y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ a कितना है, a1, b कितना है -3 और c कितना है -4, ठीक है। अब इसके जो जीरोस आए, एक को मैं मान लेता हूँ अल्फा, कितना था वो -1, और दूसरा जो जीरो था वो कितना था 4 था, उसको मैं मान लेता हूँ बीटा। अब इन दोनों का सम कीजिए, इन दोनों का क्या कीजिए, सम कीजिए। तो क्या आता है, यहाँ आता है 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने की, अब एक बात और नोट कीजिए यहाँ पर। देखिए अगर मैं b को ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, b को ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने, b कितना है -3, a कितना है 1, तो ये -3 आएगा। लेकिन अगर एक और माइनस हम यहाँ लगा दें तो ये मुझको +3 मिल जाएगा, और ये वही मिलेगा जो कि हमारा जीरो का। तो हम कह सकते हैं कि जीरो सम ऑफ जीरो जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, वो होता है इक्वल b का माइनस और अपॉन है, ठीक है, ये होता है। अब अगर हम प्रोडक्ट कर दें इन जीरोस का, ठीक है, इन जीरोस का प्रोडक्ट कर दें, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की 4, तो ये -4 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं c अपॉन ए करता हूँ तो c कितना है, c है -4 और a कितना है 1, और ये -4 आता है। तो ये देखिए इक्वल आ गया, यानी ये दोनों इक्वल आ गए, यहाँ पे ये इक्वल और यहाँ पे ये इक्वल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो c अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। जीरोस क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर क्वेश्चन गिवन हो यहाँ पर, जैसे y इक्वल एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, और अगर हमसे फाइंड कराया जाए सम ऑफ जीरोस क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है ये निकालना। ये हम इसको कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को, और ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी -5 और सी की वैल्यू होगी 6, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए, ठीक है। तो b कितना है, b है -5 और a कितना है 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, और c कितना है यहाँ पर 6 और a कितना है 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 6। अब मान लीजिए इसका उल्टा गिवन है, इसका उल्टा कैसे गिवन हो सकता है, इसका उल्टा गिवन ऐसे हो सकता है कि आपको सम ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोस आपको गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन हो, तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कराया जाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कराई जाए, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर और सम ऑफ जीरोस यहाँ पर एक्स की टर्म के साथ लिख दीजिए और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम सिंपली यहाँ पर वैल्यू रखेंगे सिर्फ, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 5 और अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ 6, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। तो ये बिल्कुल आसान था, बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसका कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं जो कि हमारे एंट्रेंस में बहुत ही काम के होंगे। देखिए जनरल इक्वेशन तो हम जानते हैं, जनरल फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, अगर हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, तो जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, ठीक है। सम ऑफ जीरोस यहाँ एक्स के टर्म के साथ लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर लिख देते हैं हमको। अगर मान लीजिए आपको ये गिवन हो, कंडीशन गिवन हो कि अगर ये दोनों रूट, यानी दोनों रूट एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहचानिए जहां पर जिसके रूट जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है बनाने का सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम अल्फा को तो अल्फा रखेंगे, एक जीरोस को तो ऐसे ही रखेंगे, बीटा को भी अल्फा रख देंगे क्योंकि दोनों ही रूट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 एक्स अल्फा स्क्वायर। अब ये बिल्कुल एकदम आइडेंटिटी बन गई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो सिंपली ये बन गई, ठीक है। इस तरह की ये आइडेंटिटी बन गई।
या यूं कह लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी ये बन गई। ठीक है, यहां पर भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आप अगर ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखिए जहां पर इस तरह की ये पैटर्न बन जाता हो, तो समझ जाना कि इसके जो रूट्स हैं एक दूसरे के वो इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दे भी देता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल मैं दे भी देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर ये तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी, तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके जो रूट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके रूट क्या होंगे, इसके रूट तो इसके रूट होंगे एक दूसरे के इक्वल 2,2, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल आए। अब इसका तीसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ, थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पहचाननी है जिसके रूट जो है वो एक दूसरे के निगेटिव के इक्वल हो। यानी अगर एक अल्फा हो और अगर दूसरा बीटा हो तो ये क्या हो, अल्फा इक्वल माइनस बीटा हो। तो बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी। तो जनरल जो फॉर्मूला है वो है हमारा ये सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो यहाँ पर अल्फा को तो अल्फा रख दीजिए, लेकिन बीटा को माइनस अल्फा रख दीजिए क्योंकि एक दूसरे के निगेटिव के इक्वल है। और यहाँ पर अल्फा को अल्फा रख दीजिए, लेकिन बीटा को माइनस अल्फा रख दीजिए। क्लियर है, यहाँ पर तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा, और ये जीरो इंटू एक्स हो जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगी वो कुछ इस तरह से बचेगी। क्लियर है, यहाँ पर अगर मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं कह सकता हूं कि अगर b मेरा जीरो हो जाए तो क्या होगा, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। और ये जो कंडीशन है ये वो कंडीशन है जहां पर अल्फा बीटा यानी जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के निगेटिव के इक्वल है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख भी देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर जो बी वाली टर्म है, जो यहाँ पर बी वाली टर्म है यानी एक्स वाली टर्म है, वो क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, निगेटिव के इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस टू होगा और एक माइनस टू होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। अब फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहले पेज में यहाँ पर ले लेता हूँ एक ब्लैंक पेज। तो फोर्थ पॉइंट में लेता हूं, मान लीजिए एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पहचाननी है, ये फोर्थ पॉइंट है मेरा। और आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहचाननी है जिसके रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। ठीक है ना, जिसके रूट एक दूसरे के यानी रूट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। यानी अगर एक अल्फा हो तो दूसरा कितना हो, दूसरा 1/अल्फा। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि जो बीटा है वो 1/अल्फा के इक्वल हो। ठीक है, तो बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, किस तरह की होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं लिख देता हूं यहाँ पर अल्फा इंटू, ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अल्फा की जगह तो अल्फा रखूंगा, लेकिन बीटा की जगह 1/अल्फा रखूंगा क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहाँ पर तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर 1 बन जाएगा। और अगर मैं अल्फा से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, पूरी इक्वेशन को, अगर मैं जीरो रखूं और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आ जाएगा ये। तो यहाँ पे जो हमको पॉलिनोमियल मिली वो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इक्वल 0। तो इस तरह की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी इसके रूट जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट एक दूसरे के क्या होंगे,
रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पर मैं आपको फिफ्थ पॉइंट दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके रूट्स बोथ निगेटिव है, बोथ रूट्स निगेटिव है, कंडीशन लिख देता हूँ, बोथ रूट्स, तो जिसके बोथ रूट निगेटिव है, मान लीजिए एक एल्फा है और दूसरा माइनस बीटा, ठीक है, दोनों निगेटिव रूट्स हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इसकी जनरल कंडीशन तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एल्फा प्लस बीटा एक्स एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पर एल्फा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस एल्फा, और बीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, माइनस बीटा, और एल्फा की जगह मैं लिख देता हूँ माइनस एल्फा, और बीटा की जगह लिख देता हूँ माइनस बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये भी यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एल्फा इंटू माइनस बीटा, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो जब भी आप एक ऐसी तो जब भी आप एक ऐसी पॉलिनोमियल देखते हैं जहां पर एक्स वाली टर्म तो जब भी आप एक ऐसी पॉलिनोमियल देखते हैं जहां पर एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ होती है, दोनों टर्म पॉजिटिव होती है, तो आप समझ जाए कि इसके रूट जो है वो क्या है, बोथ निगेटिव है। इसका मैं एक ग्राफ जैसे ड्रॉ कर देता हूं, तो इस तरह से, तो यहाँ पे दोनों रूट्स इसके क्या आ जाएंगे, बोथ रूट्स निगेटिव आ जाएंगे, बोथ रूट्स क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। क्लियर? अब सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब इसके रूट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा है। अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके रूट इसके इन दोनों रूट्स के रेसिप्रोकल हो, ठीक है ना, जिसके रूट्स ऐसे हो। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप पहले जनरल इक्वेशन लिखिए, जनरल इक्वेशन लिखिए आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, आप एक जनरल इक्वेशन लिखिए सबसे पहले। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है इन दोनों रूट्स के रेसिप्रोकल हो, ठीक है। तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, क्या होगी? तो पहले जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, एल्फा प्लस बीटा एक्स एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वन अपॉन अल्फा, और बीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वन अपॉन बीटा, ठीक है। और अल्फा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वन अपॉन अल्फा, और बीटा की जगह क्या लिख देता हूँ, वन अपॉन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये एलसीएम हो जाएगा इसका, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहाँ इसका एलसीएम मैं करूंगा अल्फा इंटू बीटा का, तो ये अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस बीटा अल्फा एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इक्वल जीरो। अब ये जीरो में चला जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जब भी आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो जिसके रूट्स जो है उसके दूसरी पॉलिनोमियल के रूट्स के रेसिप्रोकल हो, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हमारी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम आगे चलते हैं, इसका क्रक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या देखा हमने, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री वन होती है, कभी भी एक्स वाली टर्म जो है वो जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और मैक्सिमम टर्म टू होती है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, वन हो सकते हैं, वन होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, वन, ये जीरोस हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ये इन्फिनाइट हो सकते हैं, ये इन्फिनाइट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी, तो जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन्फिनाइट हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में होती है, ठीक है ना, वन सॉल्यूशन होता है। टू वेरिएबल्स में इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। अगर फिक्स कर दिया जाए हम, ये वैल्यू फिक्स कर दें हम, इसको फिक्स कर दें, तो फिर x की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर लेंगे और इसका वन सॉल्यूशन होता है ओनली। और टू वेरिएबल्स के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री टू होती है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, मैक्सिमम टर्म 3 होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ग्राफ अगर ये ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 से बड़ा हो, ठीक है ना, तो अपवर्ड बनता है, अगर 0 से छोटा हो तो डाउनवर्ड बनता है, ये हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत रूट, एक रूट निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यहाँ बहुत रूट पॉजिटिव है, यहाँ 1 0 है ओनली, और दोनों ही रूट, दो रूट है और दोनों ही इक्वल है, तो इसलिए 1 0 है, 1 सॉल्यूशन है इसका, ठीक है ना, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका क्रक्स। अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल के देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। यहाँ भी कभी भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, मैक्सिमम टर्म 4 होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ग्राफ जो बनेगा वो 3 बार काटता हुआ बनेगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि इसके 3 सॉल्यूशन है, इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, सॉरी, वो 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और दिया है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है, मैं लिख देता हूं जैसे, ठीक है, जिसकी डिग्री 4 होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डिग्री 4 है इसकी, ठीक है। यहाँ पर टर्म कितनी हो सकती है, टर्म हो सकती है 5, टर्म हो सकती है 5, मैक्सिमम टर्म 5 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेट से मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब 2 के साथ मैं किसी भी वेरिएबल को लगा करके उसकी पावर 0 लगा सकता हूँ, इट मीन्स डिग्री उसकी कितनी हुई, 0 हुई, क्योंकि एक्स किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 2 1 2 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल कौन सा होता है, जीरो पोलिनोमियल खुद 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल लगा दे और उस पर कोई भी पावर चढ़ा दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैल्यू 0 ही हो जाती है, तो इसलिए इसकी कोई डिफाइन डिग्री नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा, तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अब अगले लेक्चर में जो करेंगे हम पीवाईक्यूज करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम मैथ्स के ही लेक्चर में।